हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता ढिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है हमारा MHI 109, जिसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस बुक के अंदर आपको क्या पढ़ना है। मैं आपके लिए ऐसे नोट्स लेकर आऊँगी कि जो कि आपको ईजी और सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगा कि आपको करना क्या है, राइट। और इसके साथ आपकी मैराथन आएगी एग्जाम से पहले, जो कि आपका 22 जून को एग्जाम है। उससे पहले आपके लिए मैराथन भी बनाऊंगी मैं, राइट। उसके जो मैंने आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि आपको इस बुक के अंदर पढ़ना क्या है, दैट इज ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए अधिनियम। तो ये सारे ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए अधिनियम हैं, ओके। जिसमें लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1990, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन। तो इसमें से भारत सरकार अधिनियम ये मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। उसके बाद है कि गांधी जी के आगमन, जब गांधी जी आए थे उसके बाद उन्होंने क्या क्या जो कार्य किए थे, कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, वो भी है। आप सब जो नए हैं वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे MHI जो 109 की जो फर्स्ट वीडियो मैंने अभी कुछ टाइम पहले डाली है उसमें मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं, राइट। आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको एक भी पॉइंट बाहर से नहीं पढ़ना है, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, आप इसमें देखिए कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयवाद के उदय के आधुनिकवादी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, राइट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपकी बुक में दे रखा है। आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय और राष्ट्रीयवाद। इससे आपका जो ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर में से ही आया है और हमेशा फर्स्ट चैप्टर के अंदर से ही आता है, राइट। तो इसमें क्या है कि नेशनलिज्म की भावना जो लोगों के अंदर जागृत हुई थी, उसमें जो मॉडर्निस्ट इतिहासकार थे, यानी कि जो विदेशी इतिहासकार थे, उनकी राष्ट्रीयवाद के बारे में क्या सोच थी वो आपको बताना है, ठीक है। और जो दूसरे इतिहासकार है जैसे सबाल्टन इतिहासकार, कैम्ब्रिज स्कूल इतिहासकार, इन लोगों की राष्ट्रीयवादी आंदोलन के बारे में क्या विचारधारा थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद की घटना को सबाल्टन इतिहासकारों ने किस तरह देखा, राइट। आपने MHI 103 में मेरा अगर सबाल्टन इतिहासकार देखा होगा, सबाल्टन अध्ययन, जो कि मैं ऑलरेडी MHI 103 में सेपरेट वीडियो लेक्चर है, आप वहाँ से जाइए, बिल्कुल डिटेल में आपको समझ आ जाएगा सबाल्टन अध्ययन क्या है। वैसे मैं अभी भी बताऊँगी, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल क्या है, ये आपका MHI 103 है। राष्ट्रवादी आंदोलन में कौन कौन से थे, RC दत्ता, मजुमदार, JP मजुमदार, ये सारे में राष्ट्रवादी आंदोलन, आप वहाँ से वो वाला वीडियो लेक्चर भी देख लीजिएगा, जो कि राष्ट्रवादी विभिन्न दृष्टिकोण, इतिहासकारों के विभिन्न दृष्टिकोण करके मैंने जो है एक वीडियो डाला है MHI 103 में, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं। तो बेटे ये ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रवादी घटनाओं में सबाल्टन इतिहासकार और राष्ट्रवादी घटनाओं को कैम्ब्रिज स्कूल वालों ने, कि मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना, जो औपनिवेशिक काल था, जो कॉलोनिकल पीरियड था, उसमें अंग्रेजों ने अपना औद्योगिकरण किया और हमारा भी औद्योगिकरण किया। अंग्रेजों ने क्या किया, कर वसूली किया, जो भू राजस्व, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे वो कितने ज़्यादा लगाए थे, अलग अलग तरीके से लगाया था। किसानों और मजदूरों ने भी अलग से आंदोलन किया था। तो उसके बाद जो राष्ट्रवाद की भावना थी, तो अलग अलग इतिहासकारों ने उस समय जो प्रेजेंट थे, तो उन्होंने उसके बाद भी जो इतिहासकार थे उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी व्याख्या दी है कि भाई राष्ट्रवाद उस कैसा था। तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब इसमें जो पूछ जाता है आधुनिकतावादी सिद्धांत। आधुनिकतावादी सिद्धांत का मतलब होता है जो पश्चिमी इतिहासकार थे उन्होंने राष्ट्रवाद को किस तरीके से देखा, राइट। तो वो आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। आपका नेक्स्ट है आपका राष्ट्रवाद के उदय में आधुनिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द मॉडर्निस्ट थ्योरीज अबाउट द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। जब नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई थी, जो पश्चिमी इतिहासकार थे उनके बारे में क्या सोच थी। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो यही लिखना है राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र आपको पता ही है कि एक ऐसे लोगों का समूह जहाँ की एक कॉमन संस्कृति हो, उनकी एक जो धार्मिक हो, राजभाषा एक हो। जैसे हमारे देश में क्या है, सबको पता है कि दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो हम सब क्या है, एक संस्कृति के साथ जुड़े हैं, भारत की संस्कृति के साथ जुड़े हैं, इसलिए ये हमारा राष्ट्र है, ठीक है। और यही राष्ट्रवाद कहलाता है। जब लोगों के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो राष्ट्र वो होता है कि जो कि इतिहास, संस्कृति, भाषा और भौगोलिक पहचान से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, राइट, उसे राष्ट्र कहते हैं। तो राष्ट्र जो होता है वो लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो साझा इतिहास यानी कि कॉमन कल्चर को, कॉमन लैंग्वेज को और भौगोलिक पहचान के कारण आपस में गहराई से जुड़ा होता है, राइट। तो
चाहे पोंगल हो, चाहे कोई सा भी हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, हम सारे क्या हैं, हमारी संस्कृति एक है। इसलिए हमारा ये एक राष्ट्र है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जैसे कि कॉमन लैंग्वेज हमारी यहाँ पर क्या है, मोस्टली हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश है। अपनी सबको पता है कि हिंदी है राष्ट्रभाषा, एक दूसरे से हम हिंदी से पहचान में करते हैं, चाहे हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद जो होता है वो एक विचारधारा होती है जो राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और इसके हितों को समर्पित रखने की भावना को प्रेरित करती है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीय मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक और भावनात्मक अवधारणा है, ना कि केवल एक राजनीतिक सीमा, ठीक है। राष्ट्र ऐसा नहीं है कि आपने बाउंड्री डाल दी कि भारत की राजधानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भारत है तो ये राष्ट्र है। नहीं, जो राष्ट्र होता है वो सांस्कृतिक और इतिहास और सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। राष्ट्रवाद का तात्पर्य 18वीं सदी से 20वीं शताब्दी के मध्य के समय में विकसित हुई एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद जिस समय कॉलोनिकल पीरियड था, 18, 19, 20 सेंचुरी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी, वो जो उस विचारधारा को कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था अपने राष्ट्र को पाने के लिए, ठीक है। इस अवधि में छोटे छोटे समुदाय बड़े बड़े समुदायों में परिवर्तित होने लगे। नए समुदाय एकजुटता बनी और समूह और व्यक्ति एक दूसरे से परिचित ना होते हुए भी खुद को उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्र के रूप में समझते थे। पूरा भारत एक हो गया था, तभी तो अंग्रेजों को निकाल पाए थे। इसमें नई कल्पनाएं थी। नए समुदायों का निर्माण अपना भिन्न कल्पना से हो रहा था, ठीक है। प्रारंभ में अधिकांश, बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ेंगे सिंपल लैंग्वेज में समझ आएगा। प्रारंभ में अधिकांश समुदाय परिचय पर आधारित थे, परंतु नए राष्ट्रवाद समुदाय में ऐसी बातें नहीं थी, वह कल्पना पर आधारित था। इसलिए बेनेडिक्ट एंडरसन ने बताया कि राष्ट्र परिकल्पित समुदाय है, मतलब राष्ट्र को हम जो है अपने देश में इमेजिन करते हैं कि ये पूरा हम सब एक हैं। समूह और समुदायों ने इस बात पर बल दिया कि उनका अपना प्रतिनिधि राज्य होना चाहिए। जब उन्होंने सब कहा कि हम सब एक है, तो हमारा एक अपना प्रतिनिधि राज्य होना चाहिए, और यह एक विशिष्ट स्थिति थी कि यही स्थिति आगे चलकर राष्ट्र और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्य की विशेषता बन गई, ठीक है। उसके बाद है, इसलिए आधुनिकतावादी जो सिद्धांत के इतिहासकार है, यानी कि जो मॉडर्निस्ट इतिहासकार है, उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रवाद की अवधारणा को विभिन्न देशों में कैसी थी। दूसरे देशों में आपको पता ही है कि अमेरिका है, अफ्रीका है, इनको भी कॉलोनिकल पीरियड यूरोपियों ने इनको भी जो है अपने वो बनाया था, गुलाम बनाया था। आपने पढ़ा होगा, मैंने 103 में भी एक्सप्लेन किया है कि कॉलोनिकल पीरियड उन पे भी था, ठीक है। तो जो दूसरे देशों में जो कॉलोनिज्म था, औपनिवेशिकरण था, तो उस समय उन देशों में कैसे राष्ट्रवाद की भावना हुई, भारत में कैसी राष्ट्रवाद की भावना हुई। तो ये जो मॉडर्निस्ट इतिहासकार हैं, जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, उन्होंने इस राष्ट्रवाद को कैसे एक्सप्लेन किया है, वो चीज़ आपको इस आंसर में एक्सप्लेन करनी है, राइट। ये आंसर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में आपको, कि राष्ट्रवाद की भावना जो आधुनिकतावादी सिद्धांत है वो क्या है। तो सबसे पहले है एली एंड्रयू की का आधुनिकतावादी सिद्धांत क्या है। तो एड्यूरी ने इस सिद्धांत की स्थापना 1961 में की थी, और इसके मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं। उन्होंने क्या कहा था, ये आपकी बुक के ही वर्ड्स हैं बेटा, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज है वो भी डालना इसमें, जो बुक के दिए हुए पॉइंट्स हैं वो भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने आपके लिए आसान करके इसमें लिखी है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद को एक सिद्धांत के रूप में माना है। उन्होंने इसे आधुनिक यूरोप के बौद्धिक इतिहास में प्रभावशाली ढांचा से अनुभव किया है। उन्होंने कहा यूरोप जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, दिमागदार थे, उनमें बहुत बौद्धिक बुद्धि थी, तभी तो उन्होंने एक देश को गुलाम बनाया। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि राष्ट्रवाद का सिद्धांत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में आविष्कृत किया गया था, ठीक है। जब पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की भावना थी उनमें, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी यूरोप में जागृत हुई थी सबसे पहले। उनके अनुसार यह राष्ट्रवाद का असंरचनात्मक व्याख्या थी, जिसके अनुसार राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी हैं, ना कि इसकी कोई ठोस संरचना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ठोस संरचना है। राष्ट्रवाद जो है वो शुरू से ही था, यूरोप में भी राष्ट्रवाद था, ना ही विशेष शर्त है, परंतु ऐसे केवल यूरोपीय विचारकों के विचारों तथा सिद्धांतों में था। तो ये थे यूरोपीय वाले जो इतिहासकार थे, एली एड्यूरी का, ठीक है। ये आपकी बुक के ही आपके इतिहासकारों के नाम हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, राइट।
एनर्स्टन गैलनर, गैलनर बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलनर हर जगह दे रखा आपके इस चैप्टर में। अगर आप खोलेंगे चैप्टर 1 की सबसे प्रसिद्ध किताब जो थी नेशनलिज्म, नेशनल एंड नेशनलिज्म, ये इनकी प्रसिद्ध किताब थी गैलनर की। उनका सिद्धांत था कि उनके अनुसार कृषि आधारित समाजों में राष्ट्रवाद नहीं था। उन्होंने देखा कि जो किसान मजदूर थे उनके उसमें तो राष्ट्रवाद था ही नहीं। जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो अभिजात वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही क्रांति कर रहे थे। तो औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों को विशेष तकनीकी कौशल सीखने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ी। राइट, जो किसान थे वो तो किसान मजदूर थे, वो तो किसान थे, वो तो अलग थे। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि क्या था, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो उसमें वो कह रहा है कि जो तकनीकी थी उसमें कौशल में सीखने के लिए मिलता था, एक दूसरे की जगह व्यापार होता था। ठीक है, और जो कृषि थी वो कृषि आधारित समाज पे तो राष्ट्रवाद था ही नहीं। ये किसकी सोच है? गैलनर की सोच है। ठीक है, सांस्कृतिक एक रूपता, उद्योगों में कुशलता में काम करने के लिए यह आवश्यकता आवश्यक हो गया था कि पूरी आबादी एक ऐसी भाषा और संस्कृति को साझा करे। राइट, सांस्कृतिक एक रूपता यानी कि जो पूरे, अगर तुम राष्ट्रवाद की भावना को बोलते हो तो पूरी संस्कृति सबकी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, और भाषा एक होनी चाहिए। ये गैलनर का मानना था। राष्ट्रवाद ही राष्ट्र बनाता है। गैलनर का प्रसिद्ध कथन है कि यह राष्ट्रवाद ही है जो राष्ट्रों को जन्म देता है। अगर आप राष्ट्र बनाते हो तो इसका मतलब आप अपना देश बना रहे हो, तो वही तो राष्ट्रवाद है, ना कि राष्ट्र जो राष्ट्रवाद को बनाते हैं। अर्थात इसका क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि आधुनिकीकरण ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्र का निर्माण किया। राष्ट्रों का निर्माण किस लिए हुआ? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं थी। क्या आवश्यकताएं थी? शिक्षा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और जो मतलब भूमि का यूज़ कैसे करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, और हमें अपना राष्ट्र बनाना है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाकर व्यापार करना है। तो वो ये कह रहा है कि जो ये मॉडर्नाइजेशन है, जो राष्ट्रवाद को बनाते हैं, ठीक है, जब आप एक राष्ट्र को बनाएंगे तभी उसमें राष्ट्रवाद पनपता है। ये कहना है किसका? गैलनर का कहना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की भूमिका, आधुनिक राज्यों में शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एक साधन उच्च सांस्कृतिक को थोपा और एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण किया गया। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने लिए ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोले थे, आपको पता होगा, कॉलोनिकल पीरियड में। और वहाँ पर क्या किया था, जिस देश में वो गुलाम बना रहे हैं उन्हीं देश के लोगों को पढ़ाने के लिए बोला गया था, ताकि वो पढ़े लिखे लोगों को वो कहाँ यूज़ करें, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करें, और खुद जो है वो मैनेजर बन के प्रोडक्शन में देखें। और बाकी जो जितने भी नौकरशाही हैं उसको, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें किसको रखें? भारतीयों को रखें, या जो अमेरिका या अफ्रीका में जैसा हुआ था उस तरीके का इसमें इन्होंने व्याख्या की है राष्ट्रवाद की। ये कॉमन है, ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ भारत के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, भारत के लिए जहाँ बोला जाएगा वहाँ भारत का नाम आएगा। फिर उसके बाद आता है कार्ल डायच का जो सिद्धांत है, वो डायच की अपनी पुस्तक नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन में राष्ट्रवाद को संचार और सूचना के आदान प्रदान के नज़रिए से देखा गया। ठीक है, तो सबकी अलग अलग सोच है। गैलनर ने क्या कहा कि कृषि पर आधारित नहीं था राष्ट्रवाद, कृषि जो समाज था, राष्ट्रवाद किसके ऊपर आधारित था? जो पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, उन्होंने राष्ट्र को बनाया। राइट, उसके बाद जो एंड्रयू का क्या सिद्धांत था? एंड्रयू का सिद्धांत था कि जो मनुष्य ने राष्ट्रवाद जो है वो असंरचनात्मक है, और ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जो हमारी सोच है। तभी यूरोपियों ने विचारकों के विचारों तथा सिद्धांतों में था कि राष्ट्र का सिद्धांत था कि जो यूरोप ने आविष्कृत किया है, यूरोप में पहले ही राष्ट्रवाद की भावना जागी। ये किसका था? एंड्रयू की का। राइट, गैलनर का हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है कार्ल डायच ने कहा कि जो राष्ट्रवाद है वो क्या है? एक तरह की राष्ट्रवाद की सूचना और संरचना है जो कि हम आपस में आदान प्रदान करते हैं। उनके अनुसार राष्ट्र उन लोगों का है जो एक समुदाय है और जो समान भाषा, आदतों और संचार माध्यमों को साझा करते हैं। मैंने कहा ना कि सबने अलग अलग डेफिनेशन दी है राष्ट्र और राष्ट्रवाद की। उनका राष्ट्रवाद वो है जो कि समान भाषा, कोई आदतों या संचार के माध्यम को साझा करते हैं।
ठीक है, ये इसका डाइज का है, बिल्कुल सिंपल में है, एक बार पढ़ेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। टॉम नैरन जो थे उनका क्या सिद्धांत था, ये आपके भी बुक का ही है। टॉम नैरन का सिद्धांत था कि औपनिवेशिक समाज की व्याख्या न्याय संगत ढांचा से करता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक यानी जो कॉलोनिकल पीरियड था वो बिल्कुल न्याय संगत थे। उनके सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यह सिद्धांत आधुनिकतावादी होने के साथ साथ सार्वभौमिकतावादी था, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन। उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे, ये था यूरोप का सिद्धांत। राष्ट्रवाद मानव विकास के किसी विशेष चरण का एक अनिवार्य तथा एकीकृत परिणाम है, यानी कि वो कहता है कि राष्ट्रवाद जो है वो मानव ने कि विकास हुआ है, फिर विकास होने के कारण मतलब विकास किया तो उन्होंने एक साथ मिलकर विकास किया, तो एकीकरण का परिणाम है कि जो राष्ट्रवाद पनपा है। नैरन राष्ट्रवाद को विश्वास तथा पूंजीवाद में अंतर्निहित असमान अविकास के पूंजीवाद रूपांतरण के रूप में देखते हैं। वो कहता है कि जो राष्ट्रवाद है वो विश्व तथा पूंजीवाद में यानी कि जो आप प्रोडक्शन करने के लिए जो एलाइट पावर्स थी प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, उसमें उनका जो विकास हुआ है या असमान अविकास के पूंजीवादी रूपांतरण के रूप में, यानी कि अनडेवलपमेंट से डेवलपमेंट जो है वो पूंजीपति लेकर आए हैं, तब जाके राष्ट्रवाद की भावना पनपी है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक समाज में, एशिया और अफ्रीका के जो औपनिवेशिक समाज जो था, मैंने कहा ना एशिया में भी अफ्रीका में भी कॉलोनिज्म था, तो वहाँ पर में शीघ्र ही असमानता के तीव्र अपमान को महसूस किया गया था। तो उन्होंने भी जब असमान को यानी कि डिसरिस्पेक्ट जब उन्होंने महसूस किया, ऐसा ही भारतवासियों ने भी किया था, तभी जाके उनके मन में राष्ट्र की भावना जो है फीलिंग जागी थी। ठीक है, इन समाजों के संभ्रांत वर्ग यानी कि एलाइट क्लास में यह कहना शुरू कर दिया था कि इस प्रकार की प्रगति का तात्पर्य उनके लिए औपनिवेशवादी वर्चस्व है, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपना ही फ़ायदा कर रहे थे। यानी कि जो यूरोपीय था वो उन्होंने अफ्रीका, एशिया जहाँ जहाँ पर उन्होंने कॉलोनिज्म किया था वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, अपना ही तो फ़ायदा उठा रहे थे। अमेरिका में भी उन्होंने आपने प्राकृतिक पर्यावरण में भी देखा होगा, MHI 103 MHI 108 में भी उन्होंने क्या किया था, अपनी पद्धति लाए थे, अपना ही उन्होंने पूंजीपतियों का फ़ायदा देखा था, तो उनका तो फ़ायदा ही हुआ है, तो उस वजह से जो है राष्ट्र और राष्ट्रवाद बनता है। राइट, तो उसके बाद है कि उपनिवेश का उद्देश्य लोगों को एक बड़ी संख्या को शासन से अलग रखना था। उपनिवेशवाद का क्या उद्देश्य था कि जिनको हम गुलाम बना रहे हैं उनको तो शासन से अलग रखना है और उनके नए तंत्र में शोषण का शिकार होना पड़ा। तो औपनिवेशिक समाज के इस अपमान ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो हर जगह, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, ठीक है, चाहे अमेरिका हो, पहले वहाँ पर भी औपनिवेशिक काल था, तो उन्होंने अपमान को महसूस किया, तभी वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पनपी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना जो है, सबसे पहले एड्रिके ने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना जो है कहाँ पनपी थी, यूरोप में जो जन्म हुआ था। राइट, तो ये है आपका आधुनिकतावादी सिद्धांत, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं एक बार स्क्रॉल कर लेती हूँ। ठीक है, ये आंसर मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पर छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ बेटा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे जो है इंस्पायर करते हैं कि ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे सिंपल भाषा में आंसर लेकर आऊँ, क्योंकि में हिस्ट्री जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत डिफ़िकल्ट है और आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सबाल्टर्न अध्ययन से राष्ट्रवाद कैसे होता है और कैम्ब्रिज स्कूल से राष्ट्रवाद कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।